क्रोयन बेसिकली है क्या? एक वर्ड से तो आप बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। वो वर्ड क्या है? रस्टिंग। उर्दू में जिसको आप कहते हैं जंग लगना। एक्चुअली जो क्रोयन है ना, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जो रस्टिंग है ना, ये क्रोयन की टाइप है। जब आयरन की क्रोयन हो रही हो, किसकी? आयरन की। ये वर्ड सिर्फ यूज किया जाता है, रस्टिंग का वर्ड, आयरन के लिए, जंग लगना। जब आयरन की क्रोयन हो रही हो तो उसको हम कहते हैं कि ये रस्टिंग हो रही है। क्रोयन का क्या मतलब है? डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। किसी भी मेटल को क्रोड होना, डिग्रेड होना, उसका डिस्ट्रॉय होना, उसका पाउडरस फॉर्म में कन्वर्ट होना विल बी कॉल्ड एज क्रोयन। किसी भी मेटल का। जब मैं क्रोयन की बात करूंगा तो इट विल मीन कि किसी भी मेटल की बात कर रहा हूं, और जब मैं रस्टिंग की बात करूंगा फिर मैं समझूंगा, और आपको समझना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द आयरन ओनली। पेज नंबर 109 पे पहली लाइन इसकी देखें, केमिकल डिग्रेडेशन या केमिकल डिके। डिके यहां पे चलो केमिकल भी लिख लो, केमिकल डिके या डिग्रेडेशन ऑफ द मेटल विल बी कॉल्ड क्रोजन। आप देखते हैं कि एक कोई जाली है, कोई दरवाज़ा है लोहे का, और अगर आपने उसके ऊपर पेंट नहीं किया हुआ, अगर आपने उसके ऊपर कोई वार्निश वगैरह नहीं लगाई हुई, तो आप देखते हैं कि बारिश के मौसम में या बारिश के कुछ अरसे बाद वो जो लोहा है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और आखिरकार कुछ अरसे के बाद वो इस लेवल पे आ जाता है कि इवन वो हाथ से तोड़ सकते हैं आप। वो जो दरवाज़ा या वो जो खिड़की या वो रेलिंग कुछ भी होगा ना, आप उसको कुछ अरसे बाद 2-4-6 महीने बाद आप उसको हाथ से तोड़ लेंगे। ऐसा बेसिकली क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी क्रोजन हुई, उसका डिके हुआ। डिके का मतलब पता है आपको? डिस्ट्रॉइंग होना, डिग्रेड होना। उसका केमिकल डिके हुआ, और डिके होने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हुई, उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो ख़त्म होगी और वो आखिरकार टूट गई। ऐसे ही होता है। आज हम देखते हैं कि क्रोजन क्या होती है और इसके असबाब क्या हैं और इसकी रीज़न क्या हैं। ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, मैं बता देता हूँ। आपने ये टॉपिक कहाँ पढ़ा हुआ? पहले आपने बड़ी तफसील के साथ फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहाँ पे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी, आपने ये बातें सारी वहाँ पे पढ़ी, और आज जो बातें होनी हैं वो सारी इसी से डिस्कस, इसी से रिलेटेड होनी है। बल्कि मेरी बात सुने, ये जो पेज नंबर 110 और पेज नंबर 111 111 पे जो टॉपिक लिखा हुआ है ना, कोशिश करेंगे आज ये कंप्लीट हो जाए सारा। लिखने में और देखने में ये कुछ 2-2.25 सफ़े बन रहे हैं। एक्चुअली इसमें कुछ भी नहीं, एक्चुअली इसमें उतनी सी बात इम्पोर्टेंट है जितनी बात मैंने आपको बतानी। इसको कंसेप्चुअली लें, अगर आपने इसको कंसेप्चुअली एब्जॉर्ब कर लिया तो आपका ये पूरे 1-1.5 सफ़ा हो गया। अगर कंसेप्चुअली एब्जॉर्ब ना कर सके तो फिर आपको मसला होगा इसमें। क्लियर जी बात? देखें पेज नंबर 110 पे जो इसने बात की है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की, अभी सारे का सारा ये क्लियर होता है। क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। आपकी तसल्ली के लिए मैं एक वर्ड आपको याद करवा देता हूँ जो आपने चैप्टर 10 में पढ़ा हुआ है पहले फर्स्ट ईयर के।
गैल्वानिक सेल, याद आया? ये सारी की सारी स्टोरी गैल्वानिक सेल की है, सारी स्टोरी उसी की है। सुने जरा बात होता क्या। अगर मेटल हो ना प्योर, इवन आयरन भी हो प्योर, तो उसको भी जंग नहीं लगेगा, आयरन को भी जंग नहीं लगेगा, रस्टिंग नहीं होगी, क्रोजन नहीं होगी आयरन की, अगर आयरन प्योर था तो। ये मसला ही बेसिकली तब पैदा होता है व्हेन देयर इज सम इम्प्योरिटी। जो मैं बात कहने लगा हूं ना, उसको कान खोल के सुन लें। ये मसला ही पैदा होता है तब व्हेन देयर इज सम इम्प्योरिटी, बिकॉज गैल्वानिक सेल इज प्रोड्यूस्ड। जैसे ही गैल्वानिक सेल प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू इम्प्योरिटी, मतलब ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर ये पूरे का पूरा बना हुआ है किस चीज का, आयरन का, बट देयर इज लिटिल अमाउंट ऑफ लेट्स से जिंक, देयर इज लिटिल अमाउंट ऑफ जिंक। तो जैसे इसके अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ जिंक आई ना, तो गैल्वानिक सेल प्रोड्यूस हो गया। याद करें गैल्वानिक सेल क्या था, एक सेल, दूसरा सेल, मैं तफसील में नहीं जाना, वो पूरा आपका फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। बात जरा सिर्फ मैं आपको हिंट देता हूं, क्या, एक सेल, दूसरा सेल, एक आपने इसके अंदर यहां पर रॉड डिप किया था, एक रॉड यहां पे डिप किया था, एक यहां पे आपने सॉल्ट ब्रिज लगाया था, याद आया, सॉल्ट ब्रिज। एक यहां पे आपने डिप किया था रॉड, और एक रॉड यहां पे डिप किया था। हुआ क्या था, हुआ ये था कि व्हेन टू मेटल्स वर देयर इन द कंपैरिजन, वन विल लूज इलेक्ट्रॉन, अदर विल गेन इलेक्ट्रॉन। सारी बात का जो खुलासा है ना वो ये, व्हेन टू मेटल्स emerge in their solution are connected with each other, one metal will lose the electron and the other will gain the electron. जो कर रही है लूज, कान खोलना जरा ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन कर रही है लूज, that metal will be going for the destruction. उस मेटल का होगा डिके, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। ऐसे ही है ना, ये दीवार है, एक बड़ी खूबसूरत दीवार है और खड़ी हुई है, अपनी जगह पे खड़ी हुई है बेहतरीन। कोई बंदा क्या करे, आके इसमें से एक ईंट निकाल ले, दूसरी ईंट निकाल ले, चौथी ईंट निकाल ले, 10वीं निकाल ले, 20 ईंटें निकाल ले, 100 निकाल ले, आखिरकार क्या होगा, जब ईंटें उसके अंदर से निकलती जाएंगी, दीवार क्या करेगी, गिर पड़ेगी, दीवार खड़ी तो नहीं रह पाएगी, दीवार गिर जाएगी। जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, दैट मेटल विल बी डिकेइंग, और दूसरी तरफ जो मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो मोटी होती जाएगी, वो हेल्दी होती जाएगी, वो अपने ऊपर गेन करती चली जाएगी। याद है आपका मैट्रिक का भी एक टॉपिक था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें वो क्या था, एनोड मड, याद है, एक वर्ड वहां पे यूज हुआ था, एनोड मड, एनोड मड, याद है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन हुआ करता था ये, व्हाट इज एनोड मड। तो एनोड मड क्या थी, एनोड डिस्ट्रॉयज, एनोड का जो है वो डिके होता है, क्यों, क्योंकि एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टूवर्ड्स कैथोड। तो एनोड क्या होता था, एनोड टूटता था, एनोड का डिके होता था, उसकी वजह से जो मिट्टी कट्टा, जो उसका गंद बला डस्ट जो कुछ थी वो नीचे इकट्ठी हो जाती थी, उसके लिए आप वर्ड यूज करते थे एनोड मड। याद आया, इसमें भी यही हो, एनोड से इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड, तो होगा क्या, एनोड विल बी डिस्ट्रॉइंग
कैथोड विल बी मोर हैप्पी। कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उस पर मेटल इंटैक्ट होगी, मेटल इंटैक्ट होगी, उसके ऊपर और मेटल आके जुड़ेगी। लेकिन एनोड क्या होगा, एनोड विल बी डिस्ट्रॉयड। ये सारी होगी आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री। हालांकि मैंने कहा था कि मैंने बताना नहीं है, लेकिन ये पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री होगी आपकी। क्लियर जी। अब आप आए इसके ऊपर, इसके इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अंदर क्या होता है। ये सारा रिवीजन होगी अब आपकी, मैं रेज कर रहा हूं। और अब हम आ रहे हैं इसके ऊपर कि मिसाल के तौर पे लेट्स से आपके पास दो मेटल्स हैं, एक है जनाब अली लेट्स से एल्यूमिनियम और दूसरी है कॉपर। किसी जगह पे एल्यूमिनियम और कॉपर मौजूद है। एक ये ऐसे करके शेप एक बना देता हूँ, कुछ भी ऐसे शेप बना सकते हैं। देखें ना, एक आपको जो सरफेस नॉर्मली सीधी भी नज़र आ रही है ना, प्लेन भी, जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना, गौर से देखते हैं, तो देयर आर सम अप्स एंड डाउन्स। होता क्या है, इन अप्स एंड डाउन्स की वजह से, ऐसे इन अप्स एंड डाउन्स की वजह से, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेटल कौन सी मौजूद है, इसमें मेटल मौजूद है जनाब अली एल्यूमिनियम और कॉपर, दो मेटल्स मौजूद, एल्यूमिनियम और कॉपर। अब होगा क्या, हवा में मॉइस्चर मौजूद है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। नाउ सी व्हाट रिएक्शंस आर गोइंग टू हैपन। हवा में क्या मौजूद है, मॉइस्चर, H2O क्या बनाएगा, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, ये सारा काम इस पिट में हो रहा है। ये जो मैंने पिट बनाई ना, बुक में नहीं उसने बनाई हुई इस तरह से थोड़ी डिप करके, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कोई भी मेटल की सरफेस हो, चाहे वो आपको दिखने में कितनी स्ट्रेट हो, लेकिन एक्चुअली देयर आर सम अप्स एंड डाउन्स जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये जो पिट एक बन गई है ना, अब इसमें रिएक्शन हो रहे हैं सारे, क्या, मॉइस्चर है, हवा में मौजूद है मॉइस्चर, वो क्या हो रहा है, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल बना रहा है। अच्छा, फिर हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो मौजूद है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर हो जाती है डिजोल्व, क्या बना देगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सिंपल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने, बारिश होती है जब, तो पानी नीचे आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, H2CO3। अब ये H2CO3 भी तो ब्रेकअप होगा, ये कैसे ब्रेकअप होगा, ये H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव बनाता है। ये दो तीन इक्वेशंस हैं। अब होगा क्या, इन दोनों मेटल्स में से, अब बात सुने गौर से, एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों में से जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती होगी, जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती होगी, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती होगी, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। इन दोनों के कंपैरिजन में व्हेन वी सी इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम वो मेटल है जो कि ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती है। देखें ज़रा, एल्यूमिनियम विल लूज इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एल्यूमिनियम। Al3 पॉजिटिव बन गया, ये Al3 पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल के साथ मिलेगा, 3 पॉजिटिव 3 इधर, और ये बना देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो बेड़े गर्क हो गए सारे। हमने तो जो मेटल दी थी, वो जो भी चीज थी मेटल थी हमारी, उसके अंदर एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं था। हमारी जो मेटल थी, वी नीडेड द मेटल इन द फॉर्म ऑफ मेटल एंड दैट वाज द मेटेलिक एटम, इस फॉर्म में, एल्यूमिनियम की फॉर्म में। तो वो तो कन्वर्ट होगी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, बेड़ा गर्क हो गया। जो एल्यूमिनियम थी वो कन्वर्ट होगी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। बेसिकली मेटल का डिके हुआ
और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करें, हमें तो चाहिए सिर्फ एल्यूमिनियम, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, वो तो खराब होगी बीच में से। बात समझ आ रही। अब यहां पे ये जो पिट सी है, ये इसमें एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है, एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जैसे ना आप समझ लें कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक वो काइंड ऑफ समंदर सा है, और उसके अंदर वो यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे इधर आहिस्ता आहिस्ता। ये एक पॉइंट मैंने दिखाया ना, ये काम यहाँ भी होगा, ये काम यहाँ भी होगा, ये काम यहाँ भी होगा। जब ये काम बेशुमार जगहों पे होगा, आखिर क्या होगा, तो उसकी जो लेयर है, उसकी जो सरफेस है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर होगी बात। ये सारी इसमें बात। मामला हुआ क्या, बेसिक आप रीजन देखें तो देयर आर 2 रीजंस। क्या, एक तो ये कि देयर वर 2 मेटल्स। अगर सिर्फ एल्यूमिनियम होता, अगर सिर्फ कॉपर होता, अगर सिर्फ आयरन होता, वही वाली बात जो मैंने शुरू में कही थी, इफ मेटल इज 100% प्योर, नो प्रॉब्लम, वो इजीली करोड नहीं होगी। मसला कब हुआ है कि एल्यूमिनियम स्टार्टेड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, कॉपर स्टार्टेड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये कॉपर की तरफ चले। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। उसकी वजह से गैल्वानिक सेल एस्टैब्लिश हो गया। यहां पे आपने एक वर्ड यूज करना है हमेशा, क्या, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल जैसे ही एस्टैब्लिश हुआ, समझ लो मामला बेड़ा गर्क हो गया। क्लियर जी बात। एक और अहम पॉइंट था इस सारे प्रोसेस को हैपन होने में, जिसने मदद की, वो था आपका ये मासूम सा वाटर। अगर वाटर ना होता तो क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ना बनता, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ना बनता अगर वाटर ना होता तो। इसीलिए जिस सरफेस को आपने क्रोजन से, डिके से, डिग्रेडेशन से, रस्टिंग से बचाना हो, हम उसके ऊपर पेंट की लेयर करते हैं, उसके ऊपर वार्निश की लेयर की जाती है, उसके ऊपर ऑयलिंग की जाती है। उसका मकसद क्या है कि मॉइस्चर के साथ इन कांटेक्ट ना हो सके। अगर आपने उसको मॉइस्चर से इन कांटेक्ट होने से बचा लिया, तो फिर भी आपने किसी हद तक अपनी जो आइटम थी उसको, जो मेटल थी उसको डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। 2 चीज़ें, 2 पॉइंट्स मैं बता रहा हूं जो कि विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द क्रोजन। एक, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, सेकंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गैल्वानिक सेल। अगर आप इन दोनों में से कोई चीज़ बचा लेते हैं, बल्कि दोनों को, सॉरी, अगर आप ये दोनों चीज़ें बचा लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली क्रोजन नहीं होगी। लेकिन अगर मॉइस्चर अवेलेबल हो गया या गैल्वानिक सेल प्रोड्यूस हो गया तो फिर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। क्लियर जी। अब इसमें हुआ क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव किए वो एल्यूमिनियम से कॉपर की तरफ। दूसरे लफ्जों में, एल्यूमिनियम बिकेम द एनोड एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड। अपने पास साइड पे एक छोटा सा ना, इसको यूं लिख लें, आपको याद रखने में आसानी होगी, क्या कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, तो एल्यूमिनियम लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, कॉपर गेन द इलेक्ट्रॉन। तो वो एक एनोड से कैथोड वाला सीरीज बन गई, गैल्वानिक सेल बन गया, वो मेटल तबाह हो गई। क्लियर होगी जी बात। इतनी सी बात है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट पूरा ले लें। इतना लंबा जो पैराग्राफ इसने बनाया हुआ ना, ऑब्वियसली आपने ये पूरा ऐसे नहीं लिखना, आपने पॉइंट्स बनाने हैं, आपने काम की बातें बीच में से निकाल के लिखनी है, इनको पूरा मुकम्मल तौर पे इस तरह फिर लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात बताएं, मैंने ये तो कह दिया कि एल्यूमिनियम एक्टेड एज एनोड एंड कॉपर एक्टेड एज कैथोड, तो मुझे ये बताएं कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुई और रिडक्शन कहाँ हुई। आप हेल्प लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं हेल्प। ऑक्सीडेशन कहाँ हुई और रिडक्शन कहाँ हुई?
याद रखें, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई और यहाँ पे रिडक्शन हुई। बड़ी शुरू में मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था GR-CR, याद है? गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ये तो जाके यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना ना, गर्ल्स GR और CR का। यहां पे अप्लाई क्या होगा? गेन इज रिडक्शन। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होती है। कैथोड रिडक्शन, और एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, ऑक्सीडेशन। कॉपर गेन द इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। गेन इज रिडक्शन, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। GR-CR। क्लियर होगी जी बात? ओके जी, यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला मामला हुआ खत्म। एक बात छोटी सी और वो बता दूं आपको, अगर याद हो तो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 में आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी उसमें आपने ये देखा होगा कि जो मेटल्स ऊपर होती हैं दे बिकम एनोड, और जो मेटल्स नीचे होती हैं दे बिकम कैथोड। जो चीज़ें ऊपर होती हैं वो ऑक्सीडाइज जल्दी होती हैं। इस एल्यूमिनियम को कॉपर की निस्बत ऑक्सीडाइज होने की जल्दी थी। ये लाइन दोबारा जहन में रखें। क्या कहा मैंने? मैंने कहा है एल्यूमिनियम को कॉपर की निस्बत ऑक्सीडाइज होने की जल्दी थी। अब इसको जरा अगर साइंसी और केमिस्ट्री की जुबान में कहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं? एल्यूमिनियम हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन द कॉपर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने इसको इसी फॉर्म में तो अरेंज किया हुआ है। एल्यूमिनियम ऊपर है, कॉपर नीचे है। The things, the metals, the elements which are on the above of the electrochemical series, they are readily oxidized. वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो, they have the more oxidation potential. The elements, the metals which come down the electrochemical series, they have less oxidation potential. So when these two elements come in contact, the elements on the above side, the elements on the upper side will act as anode. They will become anode. They will start losing the electron. Oxidation will happen. Or element which were on the downside, जो नीचे की तरफ था, that element will start accepting the electron. Reduction will happen. That element will become as cathode. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मामला हुआ ख़त्म। छोटी सी बात उसमें और, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ये तो वैसे इंतहाई आसान सी बात है, आपको भी पता है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का क्या तरीका हो सकता है। आप अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, आप जनरली ज़िंदगी में देखते भी हैं। क्या हो सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन? प्रिवेंशन, पेंट कर लें, वार्निश लगा लें, ऑयल की लेयर लगा लें। आप में से अक्सर आपके भाई या आपके वालिद साहब, आपने शायद कभी नोटिस किया हो, यूजुअली बरसात के मौसम से पहले ना, अभी भी बरसात का मौसम गुजरा ना, तो बरसात के मौसम से पहले क्या करते हैं, वो जाते हैं रैंप पे। ये जो कार वॉशिंग सर्विस वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं? यार तेल मार दे ज़रा, ऑयल लगवा लिया जाता है। बॉडी की जो गाड़ी है या जो बाइक है उसके नीचे वाली साइड पे ऑयलिंग करवा ली जाती है। वो ऑयल का स्प्रे कर देता है। उससे क्या होता है फ़ायदा? उससे फ़ायदा ये होता है कि बारिश का मौसम है, पानी पड़ना है, तो जब ऑयलिंग हुई हो ना, ऑयल की लेयर लगी हो, तो वो पानी उसके साथ चूंकि इन कॉन्टैक्ट नहीं आएगा तो देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ कोरोजन, जंग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर होगी जी बात? तो ये सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम आते हैं ज़रा दो टेक्निकल तरीकों के ऊपर। पेज नंबर 111 पे, टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजिंग, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टिन
प्लेटिंग, और दूसरा क्या है, गैल्वेनाइजिंग। परेशान नहीं होना, 2 पैराग्राफ हैं इनमें कुछ भी नहीं। सुने बात, आयरन लें जो शीट है जिसके ऊपर हम चाहते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं ना, या टिन प्लेटिंग हो सकती है, इसमें जो गैल्वेनाइजिंग है ना, इसमें जिंक इस्तेमाल होता है, तो मैं इसको जिंक प्लेटिंग भी कह सकता हूँ, गैल्वेनाइजिंग भी कह सकता हूँ। इसमें टिन इस्तेमाल होता है, टिन, स्टेनस, एसन, ठीक है। क्या किया जाता है, जो आयरन की शीट है ना, जिसको आपने कोरोजन से बचाना है, उसको टिन के, जो मोल्टन टिन होता है हमारे पास, उसके अंदर डिप करते हैं, डिप करके निकाल लेते हैं, डिप करके बाहर निकाला, उसको ले जाते हैं, जैसे रूलर होते हैं, ऐसे करके ना, ऐसे 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 रूलर लगे होते हैं। क्या किया जाता है, इन रूलर के अंदर से उस शीट को गुजारा जाता है। आपने आयरन की शीट ली, प्रिपेयर की अपने लिहाज से, जैसी प्रिपेयर करनी थी, आपने उसको टिन के लिक्विड में, सोल्यूशन में उसको डिप किया, उसमें से निकाला, उसको रूलर पे ले गए, रूलर के अंदर से गुजारा। रूलर क्या करेंगे, ऊपर से घूम रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको ज़रा प्रेस कर देते हैं, तो ताकि जो टिन है उसके अंदर ज़रा अच्छी तरह इन कॉन्टैक्ट आ जाए। क्लियर जी बात। अब होगा क्या कि बेसिकली आपने आयरन की शीट के ऊपर टिन की लेयर चढ़ा दी। आपने ये देखा हुआ, आपके ये जो जनाब अली पाइनएप्पल आप खाते हैं, पाइनएप्पल एक बॉक्स वाला आता है, डब्बे वाला जो पाइनएप्पल होता है, वो डब्बे वाले पाइनएप्पल का जो डब्बा होता है, वो डब्बा बेसिकली अंदर से लोहे का होता है, लेकिन उसका जो गोल्डन सा उसका कलर होता है ना, वो बेसिकली टिन प्लेटिंग की होती है उसके ऊपर। आपका डालडा घी, सूफी घी, इसके जो कनस्तर होते हैं बड़े, वो सारे यही काम हो रहा है, सब टिन प्लेटिंग की होती है उनके ऊपर। आपके टिन पैक्स, कोक्स वगैरह, समटाइम किसी किसी जगह पे एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है, लेकिन मोस्टली कंपनीज को सस्ता यही पड़ता है। तो ये जो आपके रेड बुल हो गया, या गोरमे की, या पेप्सी की, या कोक की, वो जो टिन पैक आप पीते हैं, वो भी यही सारे। वो बेसिकली क्या होता है कि लोहे की शीट थी, उसके ऊपर टिन की आपने लेयर चढ़ा दी, टिन की आपने उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी। अब होगा क्या कि बेसिकली आपने लोहे को, अपनी आयरन की शीट को, लाइक ये आयरन की शीट है, ये ऊपर टिन है, तो आयरन की शीट को आपने मॉइस्चर से, इन्वायरमेंट से कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ हो गया ना, तो वो नहीं होगा डैमेज। लेकिन एक मसला है, वो क्या, वो मसला ये है कि अगर गलती से किसी जगह से वो टिन की जो कोटिंग है वो डैमेज हो गई, रगड़ खा गई, रखने में, उठाने में, सामान रखने चढ़ाने में, कोई वो रगड़ खा गई और वो डैमेज हो गई, तो क्या होगा, इस केस में जो आयरन है, आयरन becomes एनोड। क्यों? क्योंकि आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपर साइड पे है। आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके नतीजे में उसकी निस्बतन टिन की निस्बत ज्यादा है, तो आयरन लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स, टिन गेन्स द इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बिकम लिखा हुआ है, आयरन लूजेस द इलेक्ट्रॉन, और जो टिन है वो क्या करेगा, वो गेन। अगर पहले उसका जो जंग लगने का जो बेड़ा गर्क होना था ना 4 दिन में, तो अब वो 2 दिन में हो जाएगा, वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा, ये प्रोसेस ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। इसलिए क्योंकि गैल्वानिक सेल बन गया, मॉइस्चर भी अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, तो आयरन विल बी लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, टिन विल बी गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो गैल्वानिक सेल प्रोड्यूस हो गया। जहाँ पे गैल्वानिक सेल प्रोड्यूस हो गया, आप समझ लें कि मामला ख़राब हो गया। इसका ऑपोजिट करते हैं हम गैल्वेनाइजिंग में। इसमें क्या किया जाता है, आयरन की शीट को ना जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप करते हैं।
जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप करने के बाद थोड़ा सा हीट करते हैं, उसके बाद जिंक के सोल्यूशन में डिप करते हैं, फिर उसको रूलर से गुजारते हैं। प्रोसेस वही है सारा, थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें पहले जिंक क्लोराइड में डालते हैं, उसको गुजारते हैं फिर रूलर से, जिंक उसके ऊपर इन कॉन्टैक्ट आ जाता है। इसको कहते हैं गैल्वेनाइजिंग, या इसको कहते हैं जिंक कोटिंग। क्या कहते हैं इसको? जिंक कोटिंग। अब होगा क्या, इसका फायदा क्या? बात इसमें भी यही होनी कि आयरन के ऊपर आपने जिंक की लेयर चढ़ा दी, लेकिन इसके केस में फायदा ये है कि अगर किसी जगह से डैमेज हो जाए, जिंक बिकम्स एनोड, आयरन गेन्स द इलेक्ट्रॉन। ऑपोजिट हो गया उससे। इसके केस में क्या था? आयरन वाज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, टिन वाज गेनिंग। हमने टिन को क्या करना भाई, हमने तो बेसिकली आयरन की शीट को बचाना था ना, तो आयरन लूज कर रहा था, टिन वाज गेनिंग। इसके केस में क्या हुआ है कि अगर डैमेज हो भी जाए तो जिंक लूजेस द इलेक्ट्रॉन, आयरन गेन्स द इलेक्ट्रॉन। यानी कि दूसरे लफ्जों में जिंक बिकम्स द एनोड। हाँ, ये मैंने लिख दिया, जिंक एनोड बन जाता है और आयरन कैथोड बन जाता है। क्लियर होगी जी बात? चलें जी, बस इतनी सी बात है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बात रह गई है। अगर कोई छोटी मोटी हो कोई तो मुझे फ़ोन पे पूछ लेना, या कोई कन्फ्यूजन हो तो इंशाल्लाह ताला अव्वल तो कन्फ्यूजन कोई होगी नहीं। रिपीट कर देता हूँ एक बार। बेसिकली क्या हो रहा था सारे मामले के अंदर कि क्रोजन बेसिकली है क्या? केमिकल डीके, केमिकल डिग्रेडेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हो रहा है कि व्हेन टू मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट, दो मेटल जब इन कॉन्टैक्ट हों तो वन स्टार्टेड लूजेस द इलेक्ट्रॉन एंड अदर स्टार्ट्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से अ गैल्वेनिक सेल इज एस्टैब्लिश्ड। जब गैल्वेनिक सेल एस्टैब्लिश हो जाए तो उसमें डिस्ट्रक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन एंड लॉस जो है वो तेज़ हो जाता है, और इसको इन्हांस करती है क्या चीज़? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या करता है? हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये जो H पॉजिटिव था ये हाइड्रोजन गैस भी तो बना देगा, ऐसे ही होता है। तो उसमें हाइड्रोक्सिल बनता है, तो वो जनाब वाली आयरन का जो आयरन हो, कॉपर हो। अब जैसे इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। याद आया? जैसे आपने पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देखा था, अब आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो वो जनाब वाली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर की वजह से उसके जो ब्रेकअप है, उसके जो डीके है वो तेज़ हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्रोजन से बचत कैसे हो सकती है, बचाव कैसे हो सकता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। 2-4 तो जनरल से तरीके हैं, ऑयलिंग, वार्निशिंग वगैरह। उसके बाद अहम जो केमिकल तरीके हैं वो दो हैं, टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजिंग। ये सिंगल टी है, टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजिंग। टिन प्लेटिंग में क्या हो रहा है? आयरन के ऊपर टिन की लेयर चढ़ा रहे हैं। गैल्वेनाइजिंग में जिंक की लेयर चढ़ा रहे हैं। इसको कैथोड कोटिंग भी कहते हैं, कैथोड कोटिंग, और इसको एनोड कोटिंग। इसमें क्या मसला है? मसला उस वक्त तक कोई नहीं है जब तक उसकी लेयर ख़राब ना हो, लेकिन जैसे टिन की लेयर ख़राब हुई डिग्रेडेशन विल बी फास्टर। एनोड, इसमें आयरन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, डिग्रेडेशन तेज़ी से होती है, आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसमें क्या फ़ायदा है कि अगर उसका डैमेजिंग हो भी जाए तो जिंक बिकम्स द एनोड, आयरन इज़ द गेनर। आयरन कैथोड बनता है और आयरन गेन करता है, तो फिर वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, जल्दी से ख़त्म नहीं होता। चलें जी, यहाँ तक रखें इसकी बात को। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। यहाँ तक अच्छे तरीके से याद कर लेना। अपना ख्याल रखना। गुड लक।